कैसे हो प्यारे बच्चों। तो आज जो यूजीसी की तरफ से जो न्यूज आई हुई है उस पर काफ़ी बच्चों के दिमाग में अलग अलग तरह की शंकाएं चल रही है, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं कि क्या होने वाला है, किस तरह से होगा, हमारे पक्ष में होगा या फिर हमें नुकसान करेगा। तो बेटा आज हम उसी पर बात करने के लिए आए यहाँ पर, हम बात करेंगे उस पर। तो देखो, सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे सिंसियर है उनसे मैं यही कहूँगा कि डू नॉट पैनिक, आपके साथ में गलत नहीं होगा। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो सिंसियर तरीके से पढ़ाई करते रहे। और ये डर कैसे ख़त्म होगा, चलो उसके बारे में जब हम किसी भी जो हमारा डर होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं कि भाई हाँ वास्तव में है क्या क्या संभावनाएं बनती है, तो वो डर ख़त्म हो जाता है। तो चलो यही उसी के बारे में जानते हैं आज। तो सबसे पहली बात ये है कि ये यूजीसी ने प्रपोजल दिया है कि भाई एनटीए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, कौन कौन से, नीट कंडक्ट करती है, आपके जेई का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, और सीयूईटी जो एग्ज़ाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। ठीक है, तो यूजीसी के चेयरमैन ने कहा कि भाई इन तीनों एग्ज़ाम को एक साथ कर देते हैं। बच्चों को अलग अलग तरह से बर्डन क्यों डाला जाए कि एक बच्चा पहले इसका नीट का एग्ज़ाम दे रहा है या फिर जेई का एग्ज़ाम दे रहा है, फिर उसको सीयूईटी का एग्ज़ाम दे रहा है। तो मतलब बच्चों के स्ट्रेस को हटाने के लिए, बच्चे जो मतलब लॉजिस्टिक जो प्रॉब्लम्स आती है बच्चों के एग्ज़ाम सेंटर की, कि भाई एग्ज़ाम सेंटर दूसरी जगह आ गया, दूर आ गया ना, तो वो सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए कहा कि वन नेशन वन एग्ज़ाम वाली, मतलब उसी थीम पर वो कह रहे हैं कि आप एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट करो। तो ये क्या वास्तव में अभी से पॉसिबल है? इसके लिए क्या किया है, यूजीसी ने कमेटी मतलब कॉन्स्टिट्यूट कर रही है एक्सपर्ट्स की, जो बताएगी, रिकमेंडेशन देगी, किसको, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देगी, यूजीसी को रिकमेंडेशन देगी, और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके व्यूज जान रही है और उनको रिकमेंडेशन, उनके मतलब व्यूज जानने के बाद में ये रिकमेंडेशन लेकर आएगी। तो स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं बेटा? जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, एनआईटीज हैं, आईआईटीज हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, मतलब इंडियन मेडिकल काउंसिल है ना, और आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इन सब को जो करने के बाद में, मतलब इन सब से कंसल्ट करने के बाद में वो कमेटी रिकमेंडेशन देगी कि भाई कब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या किस तरह से होना चाहिए और कब से होना चाहिए। तो क्या बच्चे डरे हुए हैं कि 2023 से ये शुरू हो जाएगा या 2024 में होगा? बेटा अभी तक कोई क्लियर, किसी तरह की भी कोई क्लैरिफिकेशन इस पर नहीं है कि आप 2023 से शुरू कर देंगे या 2024 से शुरू कर देंगे या उसके बाद में शुरू करेंगे। देखो, लेकिन 2023 से इसकी पॉसिबिलिटी कम बनती है। अगर ये होने वाला भी है तो कैसे बनेगा, क्योंकि 2023 में इतना सारा लॉजिस्टिक अरेंजमेंट करना पड़ेगा। कैसे कि जो करीब कितने बच्चों को मतलब इसमें एग्जाम, इन एग्जाम्स में जो इन्वॉल्व है, बच्चे जो बैठते हैं वो कितने बच्चे हैं? करीब 42-43 लाख बच्चे हैं जो पिछले साल एग्जाम में बैठे इनमें। ठीक है, तो इस तरह से मतलब इन बच्चों को इस तरह से मतलब अरेंज करना, लॉजिस्टिक अरेंजमेंट करना एनटीए के लिए भी पॉसिबल नहीं लगता इतनी शॉर्ट नोटिस पर। तो क्योंकि अभी तो रिकमेंडेशन आनी है, उसके बाद में डिसाइड होना है कि होगा नहीं होगा। अगर होता है तो उसके बाद में अरेंज करना बड़ा मुश्किल काम है। तो 2023 में करना मुश्किल लग रहा है ये। तो बेटा अगर ये होता है तो फिर क्या होगा वो एक बार जान लेते हैं। कि क्या यूजीसी का प्रपोजल है कि भाई एक ही एग्ज़ाम होना चाहिए इन सब की जगह पर। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सीयूईटी में आपके ऑलरेडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, तीन मतलब चारों सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं। तो फिर अलग से एग्जाम देने की कहाँ जरूरत है, अलग से करने की कहाँ जरूरत है? तो ये उनका आर्ग्यूमेंट है। और बच्चे स्ट्रेस, मतलब बच्चों पर स्ट्रेस कम रहेगी, ये उनका आर्ग्यूमेंट है। तो आपको मौका मिलता है कैसे? 2 बार साल में एग्जाम में बैठने का। एक तो आपका मई जून में होगा जैसे ही बोर्ड के एग्जाम खत्म होंगे उस टाइम पर, और दूसरा नवंबर दिसंबर में होगा। अच्छा, ये एग्जाम्स आपके शिफ्ट में होंगे, है ना? कैसे? क्योंकि इतने सारे बच्चे होंगे, एक साथ तो एग्जाम कंडक्ट करना पॉसिबल है नहीं। तो ये कुछ शिफ्ट में एग्जाम होंगे। जैसे आपके यहाँ पे 10 शिफ्ट हो गई मई जून में, या 15 शिफ्ट हो गई आपकी। इसी तरह से नवंबर दिसंबर में 10 या 15, 10-12 शिफ्ट हो गई। जैसे जितनी स्ट्रेंथ रहेगी उसी हिसाब से शिफ्ट होंगी। अच्छा, इसमें और क्या बात है कि यूजीसी कह रहे हैं कि भाई सिलेबस सेम है, एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम है ना? तो वैसे जेई में और आपका नीट में एनसीईआरटी से भी अलग, मतलब अलग भी क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन ये बात सही है बिल्कुल कि जेई और नीट का जो एग्जाम है उसका बेसिस आपका एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी से अगर आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आपकी कमांड है, तो आपका जेई और नीट का एग्जाम अच्छा होने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। हाँ, जेई में थोड़ा सा, वैसे नीट में क्योंकि एम्स भी शामिल कर दिया तो नीट का भी थोड़ा सा, जैसे हम फिजिक्स की बात करें तो लेवल थोड़ा बढ़ गया है पहले के कंपैरिजन में। और नीट और जेई का लेवल भी बेटा थोड़ा सा ऊपर है। तो लेकिन एनसीईआरटी तो आपको करनी ही पड़ती है। तो एनसीईआरटी को तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा, क्या कंपटीशन का लेवल जो है बढ़ जाएगा? क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं कि सारे बच्चे एक साथ आ जाएंगे तो कंपटीशन का लेवल बढ़ेगा।
क्या वाकई ऐसा लगता है कि कंपटीशन का लेवल बढ़ जाएगा? अरे जो बच्चे नीट या जेईई के अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑलरेडी वो एनसीईआरटी पे कमांड करके बैठे हैं, तो कंपटीशन का लेवल, मुझे नहीं लगता कि कंपटीशन के लेवल में कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा बच्चों के ज़्यादा होने से। और क्या हो सकता है? हाँ, इसमें जो इश्यूज आते हैं, इश्यूज क्या है? सबसे पहले कि भाई 3 जो एग्ज़ाम है आपके, वो उनका जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है वो तो अलग अलग है। कैसे? क्यूट का एग्ज़ाम आपका बहुत सिंपल सा होता है। जैसे हम बात करें तो आपका क्यूट का मान लो ये एक लेवल है सपोज एग्ज़ाम का, तो क्यूट का लेवल मान लो यहाँ से ये पहली स्टेप और ये दूसरी स्टेप, इसमें क्यूट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। मतलब ये आपका क्यूट का इजी वाला पोर्शन हो गया पेपर में। देखो पेपर कभी भी ऐसा नहीं था ना कि बिल्कुल टफ पेपर आ गया या फिर सारे क्वेश्चन बहुत टफ आ गए या फिर सारे क्वेश्चन बहुत इजी आ गए, ऐसा कभी नहीं होता बेटा। पेपर कोई भी एग्जाम हो उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके टफ होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं और कुछ आपके इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो क्यूट के जैसे एग्जाम में, सीयूईटी के एग्जाम में आपका कोई इजी वाला पोर्शन हो गया सपोज ये आपका मॉडरेट से टफ हो गया, तो ये आपका सीयूईटी का लेवल हो गया यहाँ तक, 2 तक समझो कि 2 स्टेप तक आपका सीयूईटी का लेवल हो गया। हम इसको समझने के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर ना। तो उसके बाद में आपका जो हम कहें कि भाई नीट का एग्ज़ाम कहाँ से होगा, नीट का एग्ज़ाम का जो इसका सीयूईटी का एग्ज़ाम का जो टफ लेवल होगा वो आपका नीट के लिए ईजी बन जाएगा। और नीट का ये आपका ये थर्ड ले मान लो, ये मॉडरेट लेवल नीट का और ये आपका टफ लेवल। तो नीट का एग्ज़ाम इन 4 स्टेप में हो गया, एक तो ये वाली स्टेप, दूसरी स्टेप, थर्ड स्टेप। मतलब इस तरह समझ सकते हैं हम कि जो सीयूईटी के एग्ज़ाम का जो टफ लेवल था वो नीट के एग्ज़ाम का क्या हो गया, इजी लेवल हो गया। फिर उसका मॉडरेट भी क्वेश्चन होंगे और उसमें आपके टफ क्वेश्चंस भी होंगे। अब जेईई की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम आपका यहाँ से शुरू होके और ये एक लेवल ऊपर खत्म होता है। मतलब जेईई में आपका नीट से ज़्यादा टफ आती है। हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, जैसे एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये ज़रूर डिफ़िकल्टी आएगी कि ये जो डिफ़िकल्टी लेवल जो है एग्जाम्स का, उसको एनटीए कैसे मैनेज करती है, क्वेश्चन पेपर किस हिसाब से सेट करते हैं, टाइम लिमिट बढ़ती है क्वेश्चन पेपर की, या फिर आपके जो क्वेश्चंस के मतलब जो डिफ़िकल्टी लेवल है उनको कैसे मैनेज किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। ये उनके लिए एक डिफ़िकल्ट इश्यू होगा बेटा। अच्छा, करीब 45 लाख है ना, 43 लाख तो लास्ट ईयर बैठे थे एग्जाम में। तो इन मतलब तीनों एग्जाम की हम बात करें तो करीब 45 लाख स्टूडेंट्स होंगे जो इन एग्जाम्स में बैठेंगे। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि भाई कुछ जो नीट में बच्चे बैठे थे या जेईई में जो बैठे थे वो उधर भी चले गए होंगे जिन्होंने सीयूईटी का एग्जाम दिया होगा। तो हो सकता है ये फिगर आपका 45 लाख ना हो के 40 लाख हो। तो 40 लाख का भी बच्चों का जो एग्जाम करवाना, मतलब इट्स नॉट ए इजी टास्क, बड़ा मुश्किल होगा लॉजिस्टिक अरेंजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एक चैलेंज होगा किसके लिए, ये एनटीए के लिए एक चैलेंज होगा एग्जाम को कंडक्ट करवाना। क्या होगा फिर, शिफ्ट बढ़ाएंगे वो, जितनी ज़्यादा शिफ्ट होगी उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन पेपर बनाने पड़ेंगे। जैसे एक अगर मई जून की हम बात करते हैं, मई जून में जो एग्जाम होगा उसमें कह रहे हैं कि भाई आपकी सपोज कि 15 शिफ्ट हो गई, तो आपका फिजिक्स का ही पेपर अगर मान लेते हैं हम, तो उसके 15 पेपर बनाने पड़ेंगे, 15 पेपर सेट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे जो मई जून में होगा तो उसमें 12 शिफ्ट में होता, उसके मतलब 12 पेपर बनाने पड़ेंगे, तो 27 पेपर्स हो गए। लेकिन हम देखते हैं कि एनसीईआरटी का सिलेबस तो छोटा ही है। एनसीईआरटी के सिलेबस में से आपके इस तरह से हर साल 27 पेपर बन रहे हैं या 30 पेपर बन रहे हैं या 25 पेपर बन रहे हैं, तो बेटा रिपीट होंगे क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चंस में नए क्वेश्चंस तो कहाँ से आएंगे, तो वही बात आएगी कि वहाँ पे पेपर सेट करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क रहेगा एग्जामिनर्स के लिए भी। अच्छा, अब जो चीज़ें आई हैं कि इतने बड़े लेवल पर जो एग्ज़ाम करवाना वो आसान काम नहीं है। ऑलरेडी जैसे नीट ऑफलाइन होता है आपका, तो नीट में क्या है, चीटिंग का केस आपने सुना ही होगा। तो जब इतने बड़े लेवल पर करवाएंगे, नीट में तो कितने कुछ 13 या 14 लाख बच्चों ने दिया था एग्ज़ाम, तो जब 40 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं या 45 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उस टाइम पर जैसे क्या होगा भाई, आपके दूर दराज मतलब रूरल एरिया में, सेमी अर्बन एरियाज में भी सेंटर आएंगे। तो सेंटर जब इस तरह के एरिया में आएंगे तो वहाँ पर चीटिंग और इस तरह के जो केसेस को कंट्रोल कैसे कर पाएगा एनटीए, ये भी एक मुश्किल टास्क रहेगा एनटीए के लिए। इसके साथ ही जैसे सीयूईटी का एग्ज़ाम है, जेईई का एग्ज़ाम है, तो ये एग्ज़ाम जेईई का एग्ज़ाम तो कंडक्ट होता आ रहा है, लेकिन उसमें भी टेक्निकल ग्लिचेज आई हैं क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है। और सीयूईटी के एग्ज़ाम में तो मतलब काफ़ी सारे इश्यूज क्रिएट हुए हैं, इस तरह के टेक्निकल जो इश्यूज हैं कि भाई कहीं पर नेट की प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पर आपकी किसके लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पर आपका जो इंटरनेट की स्पीड जो है वो प्रॉब्लम कर रही है। तो इस तरह के जो टेक्निकल इश्यूज हैं वो बेटा उनको भी एनटीए को क्या करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा इफेक्टिवली। इसके बाद में जैसे पेपर लीक की संभावना है कि इस तरह की बन जाती है, क्योंकि जैसे जितना ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम में बैठेंगे और जितने ज़्यादा सेंटर्स होंगे,
तो जैसे आपके जो क्या होता है, जॉब ओरिएंटेड जो एग्ज़ाम है जो स्टेट गवर्नमेंट्स कंडक्ट करती है, उनमें काफ़ी सारे पेपर लीक की केसेस सुनाई पड़ते हैं, कोर्ट केसेज होते हैं, एग्ज़ाम के रिजल्ट रुक जाता है, इस तरह की संभावनाएं बनती है। तो इससे भी आपके जो एनटीए है वो कैसे डील करती है, ये भी एक उसके लिए चैलेंज होगा। हाँ, और पर जो बोर्ड के चेयरमैन, जैसे यूजीसी के चेयरमैन ने कहा है कि भाई इसके लिए एनटीए अपने टेस्ट सेंटर, खुद के टेस्ट सेंटर बना सकती है जहां पर वो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करती है। तो वो भी बनाने में टाइम लगेगा, उतना बड़ा सेटअप डेवलप करने में देश भर में बिल्कुल टाइम लगेगा बेटा, तो इतना आसान नहीं है करना। सो क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें बेटा अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखना है, उसको छोड़ना नहीं है ना, और इसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। हम जिस हिसाब से पढ़ाई करते आ रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे अच्छे तैयारी करेंगे तो उनका सिलेबस भी चेंज नहीं हो रहा है। एग्जाम्स के जो क्वेश्चन पैटर्न है, मतलब वो अगर कुछ चेंज होता है तो वो सभी के लिए चेंज होगा। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, पैनिक मोड में नहीं आना है। आपको अपनी तैयारी जिस हिसाब से करते जा रहे हैं उसी हिसाब से करते रहिएगा, आप टाइम वेस्ट मत करिएगा बेटा, यही चीज़ है, अभी यही करना है हमें। अब मैं ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपको क्या लगता है? ये एग्ज़ाम बच्चों का, मतलब इस तरह का जो एग्ज़ाम वन एग्ज़ाम वन नेशन वाली जो बात आ रही है, या एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट करने की बात आ रही है, तो ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपका पक्ष क्या है। क्योंकि जो सभी स्टेक होल्डर्स का जो कमेटी है, कमेटी सभी स्टेक होल्डर्स, मतलब स्टेक होल्डर्स जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके IITs हैं, आपके मेडिकल कॉलेज हैं, डेंटल कॉलेज है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसके साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, और जो स्टूडेंट्स हैं सबके व्यूज़ लेगी, है ना, वो कमेटी जो सबके व्यूज़ कंसिडर करेगी और फिर रिकमेंडेशन देगी। तो आप हमें बताइए कि आपके हिसाब से ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। चलिए, ऑल द बेस्ट और कीप अपडेटेड। डरना नहीं है, मैं वापस कह रहा हूँ, जब हमें इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी, इतना आसान नहीं है, इतनी जल्दी नहीं होने वाला। अगर होगा भी तो सिस्टमेटिक तरीके से होगा। जो बच्चे पढ़ाई करते रहेंगे उनका बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा, और जो बच्चे लेकिन इन चीज़ों में मगन रहेंगे उनका टाइम वेस्ट जरूर होगा बेटा। तो ये आप पे डिपेंड करता है, मेरी सलाह है कि आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा।